All right, good morning, everyone. All right, so in the last class, we have seen that कि अगर हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर मेजर करना है, लेट्स से पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, सॉरी, किसी भी दो पॉइंट के बीच में फ्लो मेजर करना है, so what we will do is we will use Bernoulli's equation. क्या एप्लीकेशन होगा बर्नौलीज इक्वेशन का कि जब हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली विल क्रिएट अ कन्वर्जेंट पाथ. कन्वर्जेंट पाथ क्रिएट करने से क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन प्रेशर एंड दैट चेंज इन प्रेशर can be measured by a manometer. Since we know the change in pressure, we know the change in velocity. Now, if we know the change in velocity, we can write velocity as q by a2 square minus q by a1 square upon 2g, and hence we can measure the discharge. So there are basically two techniques based on this principle. First technique is Venturi meter. So let's say ये हमारा पाइप है, इंक्लाइन ले लेते हैं जनरल केस, और we want to measure the flow. तो मैं एक टेपर्ड सेक्शन लगा रहा हूँ एरिया को रिड्यूस करके वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए. मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है, इसलिए मैं एक छोटा सा सेक्शन बना रहा हूँ ताकि मैं इजीली प्रेशर मेजर कर सकूँ. उसके बाद फिर डाइवर्जिंग सेक्शन. ये डाइवर्जेंट सेक्शन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे वापस पाइप के डायर पर रोकना है. लाइक अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है. What I'll do is I'll use a manometer.
मैनोमीटर इस पॉइंट के नीचे की और इस पॉइंट के नीचे की रीडिंग, प्रेशर डिफरेंस की रीडिंग दे देगा। So let's say we have a manometric fluid filled inside, because point 1 and point 2 are subjected to different pressures. This would be the level of manometer, and we call this level difference as reading. इसका reading है. This is Z1. This is Z2. ठीक है, यहाँ पर डाटा बना देते हैं, इसको Z इक्वल टू 0 कह देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए डेटा की जरूरत होती है। इस तरह से फ्लो हो रहा है, लाइक दिस। एज आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एरिया डिक्रीज होगा, velocity increase होगी, area will increase, decrease, velocity will increase, and pressure will decrease, and therefore will measure this pressure difference with the help of this manometer. चलिए मैनोमीटर से मेजर करते हैं। यहाँ पर सेम फ्लूइड, इज अ फ्लोइंग फ्लूइड। द फ्लोइंग फ्लूइड। So let's write manometric equation at mn. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेशर एट 1 प्लस रो जी Z1 equal to pressure at 2 plus रो जी Z2 minus x plus rho manometric into G. This is rho manometric. So I can write P1 plus rho G Z1 minus P2 plus rho G equal to rho G नहीं आएगा, Gx rho m minus rho. Let's divide it by rho G. Everywhere so get P
P1 plus P1 by rho g plus Z1. This is piezometric head. P2 plus P2 by rho g plus Z2 equal to x rho m by rho minus 1. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे इन दो पॉइंट के बीच में पीजियोमेट्रिक प्रेशर डिफरेंस पता चल चुका है, which is nothing but पीजियोमेट्रिक प्रेशर हेड क्या बताया था मैंने आपको, दिस इज पीपी स्टार, सम ऑफ प्रेशर हेड and potential head. So now what I'll be doing is, ये मैंने आज ही कल के लेक्चर से कंटिन्यू कर दिया था, तो मैं इसे वापस से पीछे लेता हूँ. Today we have a new lecture, so I'll just 29 September. चूंकि हमें प्रेशर हेड के डिफरेंस पता चल चुके हैं, अब हमें क्या करना होगा, हमें वेलोसिटी, बर्नौलीज से वेलोसिटी डिफरेंस निकालना होगा. बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहेगी, लेट अस अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन. V1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus and last. हेड लॉस मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ये मैं इसे भी नेग्लेक्ट कर देते हैं ऑफिस को, नेग्लेक्टेड, इसको मैं इंक्लूड कर लूंगा करेक्शन फैक्टर के. तो डायनामिक्स ऑफ विस्कस फ्लूइड होगा जिसमें नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के सॉल्यूशन समझेंगे, इसमें जो हाइगन-पॉइसली का फ्लू का सॉल्यूशन आएगा, दैट विल गिव अस डार्सी-विस्बर्ग इक्वेशन, जहां से हमें हेड लॉस कैलकुलेट करना सीखेंगे. अभी आपको आता नहीं, विस्कस फ्लूइड जब पढ़ेंगे तब हम उसकी इक्वेशन और फार्मूले डिराइव करेंगे. तो यहाँ से P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2. अब P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2 को अगर आप देखोगे, तो हमने इसे मेजर किया है अभी, and it is nothing but equal to x rho m minus 1. अब ये कंडीशन आपको याद हो तो टिटो ट्यूब में भी आई थी, बट वहां पर हमने वन की वेलोसिटी 0 ले ली थी, वहां पे वन था और 2 0 था, तो हमारे पास v0 आ गया था डायरेक्टली.
बट यहाँ पर हम 1 की वेलोसिटी 0 नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा इजी तरीका है। इसे लिखा मैंने q इक्वल टू a1 b1 a2। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा है और यहाँ से डिस्चार्ज आ जाएगा आपको। लाइक दिस। यहाँ पे 2g लिखा है। And this is theoretical discharge because we have neglected the losses. Calculated neglecting losses. Actual में because of friction losses would be less. क्योंकि जब आप लॉस को इंक्लूड करोगे यहाँ पर, let's say you have included the loss over here, so we will have a losses term over here also. ठीक है ना, यहाँ पर भी एक लॉस का टर्म आएगा। अब यहाँ पर अगर लॉस का टर्म आ गया तो यहाँ पर भी लॉस का टर्म आएगा। अब यहाँ पर जो x आप फीड कर रहे हो उसमें तो लॉस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है? क्योंकि जब आप x पुट कर रहे हो तो ये x की जो भी रीडिंग दे रहा है वो तो प्रैक्टिकल रीडिंग दे रहा है ना, तो इस प्रैक्टिकल रीडिंग में लॉसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्योंकि आप बिना फ्रिक्शन के रीडिंग नहीं ले सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली आप रीडिंग प्रैक्टिकली ले रहे हो, तो रीडिंग हैज लॉसेस विद इन इट। सिंस रीडिंग हैज लॉसेस विद इन इट, बट आप क्या कर रहे हो, आप ये वैल्यू फीड कर रहे हो। मतलब आप x की एक अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पर फीड कर रहे हो। तो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर। इसी कारण से एरर आएगा, हमें उसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो द आइडिया इज टू यूज q actual upon q theoretical coefficient of discharge. Actual will be equal to CD into q theoretical. CD accounts for losses, definitely q actual कम होगा तो CD की वैल्यू 0.98 2.99 for a finely tuned Manchurian. So this is how you can measure discharge. आपको करना क्या है, बस x जो रीडिंग है वो फुट करनी है। This is what you have to substitute.
बाकी A1 A2 पता है आपको, आपके मीटर है, रो एम रो पता है, वन पता है। यहाँ पर जो लेंथ रखेंगे इसको ग्रेजुअल चेंज करेंगे। अगर ग्रेजुअल नहीं रखा डाइवर्जेंट सेक्शन को आपने, तो यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टर्बुलेंट एडीज because of adverse pressure gradient. We have discussed that. So it is always kept gradual. This will grow gradually, and this will be kept sudden sudden drop. जितना सडन हो सके उतना, कि जितनी ज्यादा लेंथ रखोगे उतना ज्यादा लॉसेस होंगे। लेंथ फ्रिक्शन के कारण लेंथ के लॉसेस डिपेंड करते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस आर डिपेंडेंट ऑन लेंथ। विल सी टू इट लेटर ऑन। Next device which I am going to teach you, the application part will be orifice meter. Orifice meter is a cheaper version of Venturi meter. तो यहाँ पर भी हमको एरिया रिड्यूस करना है, कॉन्सेप्ट वही चलेगा आपका, बट यहाँ पे जो एरिया रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, will be done like this. Use the orifice plate. I'll show you the cross sectional view also. Like this. This is a hole. This entire system is like this. मतलब ये पाइप है, क्रॉस सेक्शन इसका पाइप है. This is what we called as a orifice plate. Orifice का मतलब होता है होल, तो this is an orifice. A plate containing orifice is called as a orifice plate. Its diameter is d naught. Now the fluid is entering from here like this. Now what will happen? यहाँ पर तो प्लेट है, this whole fluid will find its path over here. इस तरह के स्ट्रीमलाइन बनेगी। बेसिकली हुआ क्या, जो स्ट्रीमलाइंस है उनका मोमेंटम चेंज करेगी ये प्लेट। मोमेंटम चेंज करने के लिए इन पे फोर्स लगेगा, तभी तो कॉन्वर्ज होगी। और बट ये कॉन्वर्ज होगी तो ये ए नॉट तक कॉन्वर्ज नहीं होगी, ये और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होकर और एक छोटे एरिया तक कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम एसी कहेंगे। एसी इज द एरिया ऑफ मेना कॉन्ट्रैक्टर। पॉइंट सी इज बेसिकली कॉल्ड एज मेना कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है।
हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे और यहाँ पर प्रेशर मेजर करना होगा, प्रेशर डिफरेंस, एंड विल यूज द मैनोमीटर. In modern technology, you can use electronic device also, but manometer is the classical example. So here velocity will be more, pressure will be less. Down the level. So level यहाँ पे नीचे ज्यादा रहेगा, यहाँ प्रेशर हम ज्यादा होगा भी, असूम करने वाली बात भी नहीं. जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर लेवल कम होगा. मैनोमीटर को उतना ही प्रेशर लगेगा. मैनोमीटर let's say this is Z1. और ये मतलब C point Z2 पर है, A point या 1 point Z1 पर. सर तो सेम दिख रहा है लेवल. अरे भाई इंक्लाइन भी तो हो सकता है, बट Z1 Z2 लेके चलो, क्या दिक्कत है. बाद में इक्वल कर देना अगर सेम सेम हो. शुरुआत में तो लेके चलो डिफरेंस, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगी रीडिंग. और देयर विल बी सेम फ्लूइड फ्लोइंग ओवर हियर आल्सो, जो फ्लूइड यहाँ होगा. Now let us calculate the same thing, pressure difference and then the velocity. प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं. P1 by rho g, sorry, P1 plus Z1 rho g equal to P2 plus Z2 minus x. Rho manometer और प्लस x रो मैनोमीटर. वही इक्वेशन है जो पहले लिखी थी हमने. आई थिंक यू ने, जैसे आप देख सकते हो P1 प्लस P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2 equal to x rho m xg. तो यहाँ रो आएगा, यहाँ पर फ्लूइड आपका वाटर, तो रो एम माइनस
वो बढ़ जाएगा। वहाँ पर हमने एरर सेम थिंग रिटर्न हो रही है। So this will be the manometer reading in all the instruments, so you can use this formula अगर आप नहीं चाहते हो again and again इसे लिखना। अब हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस मेजर करेंगे। कैसे? प्रेशर डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते, बट प्रेशर डिफरेंस भी आपने मेजर कर लिया। प्रेशर डिफरेंस और वेलोसिटी डिफरेंस को बर्नौली से इक्वेट किया जा सकता है। v1 by rho e plus z1 plus v1 square by 2e equal to p2 by rho e plus z2 plus v2 square by 2e plus losses। लॉसेस देख लेते हैं। So from here you can substitute p1 plus p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2, you get x rho m minus rho by rho equal to v2 square minus v1 square by 2e and चेंजेस करेंगे यहाँ पर rho m minus rho। बेसिकली जो 2 पॉइंट है आपका वो सी पॉइंट है, दिस इज 2 राइट। में से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ c स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 स्क्वायर अपॉन 2g लिख देता हूँ 2 c r से। इसी स्क्वायर बाय 2g कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर आ जाएगा। v1 square by v2 square is nothing but v2 is bc of course ac square upon a1 square। बस यहाँ से हम bc निकाल सकते हैं वेलोसिटी 2gx rho m minus by rho minus 1 upon 1 minus ac square upon a1 square whole curve। Again, this is a theoretical velocity. So we multiplied by a coefficient will give an actual velocity, and that coefficient is called as a coefficient of velocity। Of course, Cv is less than 1. Actual velocity would be less than what you will calculate by theoretical velocity. These coefficients are already being measured by the manufacturer, and manufacturer gives them the list of those coefficients। मुझे Q actual निकालना है। Q निकालने के लिए मुझे actual निकालने के लिए I use actual velocity। Because actual multiplied by Cv या BC actual multiplied by AC। AC तो actually होगा, एरिया तो जो है वो है। अब इसे मैं लिख सकता हूँ Cv AC root of 2gx rho m by rho minus 1 on now
देखिए हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे ए नॉट को एसी से, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ए नॉट तक ही रिड्यूस हो रहा था, बट ये रिड्यूस हुआ है एसी तक। तो दिस कांस्टेंट AC upon A naught is called as CC, and this CC is known as coefficient of contraction. The coefficient of contraction. 2 actual equal to CV. AC की जगह हम लिख सकते हैं A naught into CC. वन माइनस AC की जगह अगेन A naught square CC square upon A square. So basically, manufacturer does lot of experiment in determining CC and will give you the correct value of CC and CC both. Together, these two factors, correction factors, will be called as CD. And this is the formula you have to remember for you. And CD for this venturi this is equal to roughly upon 0.65. क्योंकि यहाँ पे दो करेक्शन है, एक तो वेलोसिटी जो मेजर करी उसमें करेक्शन, फिर दूसरा आपने जो सीसी मेजर करा उसमें करेक्शन. For that reason, as I told you, this is a cheaper version of venturi. चलिए, this is what it is. Cases थर्ड केस की तरफ बढ़ेंगे हम. What application? Siphon action. So I'll just take a 2 minute break, and then 2 to 5 minute break. Just add it off and then you want to revise.
चलिए लेट्स स्टार्ट। साइफन एक्शन। I'll take a diagram first. तो पॉइंट ये है कि व्हाट इज साइफन एक्शन। साइफन एक्शन में क्या होता है, ये एक्टिविटी तो आपने भी की होगी। पेट्रोल टैंक से पेट्रोल जब निकालते हैं थे पहले, अभी तो जरूरत नहीं पड़ती है, बट पेट्रोल टैंक से पेट्रोल अगर निकालना है तो आप पेट्रोल टैंक में पाइप डालते थे और उस पाइप को सक करते थे ताकि पेट्रोल ऊपर तक फील हो जाए। एक बार यहाँ पहुंच गया पेट्रोल तो ऑटोमेटिकली नीचे भी आ जाएगा और फिर उसके बाद फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो वो सक्शन क्रिएट करते थे कि एक बार आपका पाइप फिलअप हो जाए। और वो पाइप आप सक्शन से भी फिलअप कर सकते हो या मैनुअली भी फिलअप कर सकते हो। पेट्रोल टैंक में पॉसिबल नहीं है, बट कूलर के टैंक को खाली करते हैं जब, तो यहाँ पर आप अपना थंब रखकर इसमें वाटर डाल सकते हो पाइप को ऊपर रख के। इफ यू टेक अ पाइप लाइक दिस, स्टेज वन, यहाँ पे अपना थंब रखो, pour some water, it will fill up gradually। यहाँ पर भी वाटर ही है। सेकेंड स्टेप में क्या करो, करके देख सकते हो आप लोग सब एक्टिविटी। सेकेंड स्टेप में आप इस पाइप को ऐसे छोड़ दो, रिलीज। तो यहाँ से जब ये डिफरेंस है अगर मेंटेन, तो वाटर फ्लो होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स। सो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस वाटर इज फ्लोइंग, so it's not coming out of any magic। बचपन में लगता है कि इट इज कमिंग आउट ऑफ मैजिक, बट
Later on, when you study fluid mechanics, you come to know the physics behind it. That's the whole working principle behind the connection. So Bernoullis can explain this working very easily. So, for example, let's do one thing. I will just take it out from here. एक काम करते हैं, ये ए और बी के बीच में बर्नौलीज लगाकर प्रॉब्लम का फिजिक्स लेट्स अप्लाई बर्नौलीज बिटवीन ए both the points are above are on the atmosphere or in the atmosphere. A तो उस फ्री सरफेस पे है तो ये एटमॉस्फेयर है और B जो है आपका जस्ट आफ्टर द पाइप. तो लेट्स से यहाँ पर फ्लूइड स्टार्टेड फ्लोइंग विद सम वेलोसिटी. हम फ्रिक्शन के कारण लॉसेस नेगलेक्ट कर रहे हैं कि पाइप का डायमीटर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. So by applying Bernoulli's equation between A and B, okay, I can write pressure at A upon rho G plus atmospheric pressure, sorry, plus VA square by 2G plus Z. अब यहाँ कोई डाटम है जिससे हम सारे मेजरमेंट्स कर रहे हैं. ये ZA हो जाएगा, ये ZB हो जाएगा, ZC, ZD like that. तो PA by rho G plus VA square by 2G plus ZA equal to PV by rho G plus BV square by 2G plus ZB प्लस लॉसेस अभी नेगलेक्ट करेंगे अदरवाइज लॉसेस इंक्लूड करना पड़ेगा. तो आप जानते हो कि ए फ्री सरफेस पर है और कभी भी टंकी का फ्री सरफेस देखना, टंकी के फ्री सरफेस पर हमेशा वेलोसिटी जीरो होती है. यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, पी एटीएम बाय रूट और जेड माइनस जेड बी. जेड अपर पॉइंट है, जेड बी नीचे वाला पॉइंट है, डेल्टा जेड डिफरेंस बस डेल्टा जेड. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी है, बी भी एटमॉस्फेयर में ही है, जस्ट आफ्टर द पाइप. So atmosphere cancel off. And you'll get velocity at v as root of 2g. As I told you that this delta z, this difference is responsible for velocity at v. This delta is responsible for velocity at v.
नाउ एक बार वेलोसिटी एट बी तो आ गई है आपके पास। अब हम और क्या समझ सकते हैं, मतलब हमको ये समझ में आ गया कि फ्लो इस डिफरेंस के कारण हो रहा है। अगर मैं इस बी को यहाँ ले आऊं या यहाँ ले आऊं तो फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको लोअर एलिवेशन पे रखना होगा, कभी भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट इज कि there is one issue associated with such kind of system। देखो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अदरवाइज देयर कुड बी प्रॉब्लम। आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसके लिए आपको ए और सी के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना। बर्नौलीज विल एक्सप्लेन यू व्हाट्स द प्रॉब्लम। लेट्स अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन ए एंड सी। ए बाय रो जी ए एंड सी प्लस वी ए स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड ए इक्वल टू पीबी बाय रो पीसी बाय रो जी वीसी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड। देखो प्रेशर एट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, velocity at A is 0, ZC minus ZA is equals to H, ये minus H है, minus V square by 2। velocity at C is equal to velocity at B, क्योंकि पाइप के अंदर velocity हर जगह सेम है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रेशर एट सी जो है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे बोल रहे हो सर, एटमॉस्फेरिक हेड में आपने H माइनस कर दिया और V स्क्वायर बाय 2 माइनस। चलो ठीक है, ये तो बात ठीक है, बट होगा क्या, जैसे जैसे H इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा। मतलब प्रेशर एट सी इज बिलो एटमॉस्फेयर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर if it reaches मतलब at pressure at C, if it becomes equal to vapor pressure at vapor pressure of fluid at working temperature, जिस भी टेम्परेचर पे आप वर्क कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है वेपर प्रेशर का, कि fluid will start boiling, right? fluid boil करना स्टार्ट कर देगा, इन अ सेंस दैट आपने देखा होगा कि वाटर 100 डिग्री पे बॉइल करता है, बट वो कब होता है जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आप कुकर यूज करते हो, कुकर में आप क्या करते हो, प्रेशर बिल्टअप करते हो अंदर, मतलब प्रेशर अब एटमॉस्फेयर से ज्यादा होता है, लेट्स से 1.5 2 एटमॉस्फेयर 3 एटमॉस्फेयर फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। तो जब 1 एटमॉस्फेयर टू मोर देन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, वो 150 140 हो जाएगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा वाटर का, तो आप जब कुकिंग कर रहे हो तो वाटर बॉइल नहीं होगा। अब जब वाटर बॉइल नहीं होगा तो यू कैन स्टिल यूज इट फॉर कुकिंग। अगर स्टीम बन जाएगी तो स्टीम से कुक करना इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दैट वाटर। फॉर दैट रीजन वी यूज प्रेशर कुकर। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 100 से नीचे बॉईल करना चाहते हो, आप 40 पे बॉईल करना चाहते हो पानी को, तो सिंपल आइडिया इज कि आप कुछ ना करें, उसका प्रेशर रिड्यूस कर,
इसके डेटा आपको डेटा बुक में मिल जाता है। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो स्टीम टेबल होती है वहां मिलता है किस प्रेशर पर बॉईल करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आई थिंक 0.27 किलो पास्कल फॉर 30-40 डिग्री, नॉट वेरी श्योर विद द रीडिंग बट यू कैन चेक आउट। तो अगर इतना कम प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर 101 होता है, अब लेट से आपका प्रेशर रिड्यूस होकर इस वैल्यू तक आ गया, मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, चेक करके बता 29.5 or 29.5 भी, let's say for example, I'm not really sure about this value, but around 30-40 डिग्री के लिए, 30-40 डिग्री पर अगर आपको वाटर को बॉईल करना है तो आपको इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर इज 101.3 किलो पास्कल। बस जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब वाटर बॉईल हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है सर? यहाँ पर वाटर बॉईल हो जाएगा यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेपर्स बन जाए, और आप सब जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ वेपर्स जो होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो बहुत लार्ज होता है वॉल्यूम ऑफ वेपर्स से। दे विल ऑक्यूपाई अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। चलो वो भी ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर ब्लॉक, यहाँ पर अगर रह गए तो ये फ्लो को ब्लॉक कर देंगे, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। या फिर अगर ये फ्लो के साथ आगे बढ़ गए तो आगे जाके जहाँ इनको हाई प्रेशर मिलेगा वापस से, पहले तो 0.29, पहले तो 29 पर ये वेपर बन गया, मान लीजिए इनको वापस से आगे चल के एटमॉस्फेयर या 0.18 मिल गया प्रेशर, तो ये क्या हो जाएंगे? बर्स्ट हो जाएंगे, लिविंग बर्स्ट। और जब ये बर्स्ट होंगे तो होगा क्या? इनने बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था, तो उस वॉल्यूम को सरकम करने के लिए सराउंडिंग फ्लूइड रश करेगा हाई स्पीड पे। और जब सराउंडिंग फ्लूइड इस कैविटी को फुलफिल करने के लिए रश करेगा सेंटर की तरफ या टुवर्ड्स द गैप, so this mechanism is called as cavitation and it will severely damage the health of your pipe. Okay, so we should always take care that whenever there is a pressure below atmospheric pressure, wherever जहां पर भी pressure atmospheric pressure से कम होने जा रहा है आपके मैकेनिकल या हाइड्रोलिक सिस्टम में, सिविल इंजीनियर की ध्यान दें, तो वहां पर आपका कैविटेशन का चांसेस होता है। You have to prevent your system from cavitation because it is not good. That's the whole concept over here. तो यहाँ पर आप मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा रहे हो? आप डी तक जा रहे हो। तो यू शुड मेक श्योर दैट pressure at ATM by rho g minus h max minus v square upon 2, मतलब यहाँ तक जा सकते हो। ये h max है मान, इससे ज्यादा h max की वैल्यू क्या लिखनी है यहाँ पे? ये लिखनी है TD के कॉरेस्पॉन्डिंग। बट अगर इससे ज्यादा बढ़ा दिए, अगर h को फर्दर बढ़ा दिया तो ये और डिक्रीज हो जाएगा और वही स्टार्ट। तो this was the basic principle about the siphon action. We have read today Venturi meter, orifice meter, and siphon action. These are the three important applications of Venturi of Venturi. So I hope without me, hope to होगा जब आप yeah, anybody over here who is listening to the lecture. Okay, so let's start a new chapter.
where will include dynamics of discussion.
चलिए, तो अभी तक हमने जितने भी डेरिवेशन किए हैं उसमें हमने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया है, लाइक दिस। इसके ऊपर हमने इसका एफबीडी बनाया है। इसके ऊपर हमने अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सरफेस फोर्सेस और बॉडी फोर्सेस बनाए हैं, और एफ समेशन एफ रिजल्टेंट एफ इक्वल्स टू हमने लिखा है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होता था हमारा सर बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू। अब बॉडी फोर्स क्या होगा? अभी बॉडी फोर्स को जैसे ग्रेविटेशनल, सरफेस फोर्स में हमने देखा देयर आर प्रेशर फोर्सेस एंड देयर वर देयर कैन बी shear या टेंजेंशियल फोर्स। अभी तक हम इन टेंजेंशियल फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब हम टेंजेंशियल फोर्सेस को भी इंक्लूड करें। दिस टेंजेंशियल फोर्सेस आर नोन एज विस्कस फोर्सेस। These are pressure forces, मतलब pressure forces मतलब force due to pressure difference। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी इनकॉम्प्रेसिबल कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। So the derivation is definitely out of scope and not required, but the equation you will get over here is called as Navier-Stokes equation. So what is the Navier-Stokes equation? Basically, it is nothing but Newton's law only, but it includes viscous forces, pressure difference forces, and body forces. I'll show you the Navier-Stokes equation. This is the Navier-Stokes equation. So you have seen this already. I'll explain you कैसे। ये देखिए, ये टर्म है आपका डेंसिटी। देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्स। मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और अगर पूरी इक्वेशन को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, दिस इज फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन। तो ये लिखा देखो, ये डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ये बॉडी फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम, these are all terms in forces per unit। This is body force per unit volume, this is pressure force per unit volume, and this ये तो हम डिराइव कर चुके हैं, यहाँ तक तो आप देख चुके हैं। दिस इज ऑयलर्स इक्वेशन। दिस अदर पार्ट इज द विस्कस टर्म, दिस इज विस्कस फोर्स पर यूनिट volume।
per unit volume of the element. This is a viscous term we need to determine. We need to understand. Now the basic difficulty with the Navier-Stokes equation is basic difficulty with the Navier-Stokes equation is non-linear term. अगर आप देखें तो ये सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर सेकेंड तो बच्चा समझ जाता है कि सर ये ऑर्डर टू है, बट किसी के भी ऊपर पावर नहीं है सर, तो ये नॉन लीनियर क्यों? नॉन लीनियर इसलिए हुई क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो u इज मल्टीप्लाइड बाय u, ये भी नॉन लीनियर टर्म्स होती है, मतलब दिस इज आल्सो नॉन लीनियर. f of y df of y and f of x df of x upon dx. This multiplication is also non-linear. ठीक है सर. There is a non-linear term, and that non-linear term is nothing but an inertia term. And its solution is very difficult, still difficult in today's date also. But there are some practical applications where that non-linear term becomes zero. So let's discuss those practical. Let's discuss those practical applications. The very first application is plane Poiseuille. Just check the spelling of Poiseuille. 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 When plane Poiseuille flow. So what is a plane Poiseuille flow? Actually, it is a flow between two parallel plates. Flow between two parallel plates. And to be more precise, it is fully developed flow. Laminar. Laminar means organized flow. There is another term for which is opposite of laminar is turbulent, which means disorganized flow, random flow, difficult to predict flow, high entropy flow. Like that. And this is like the organized flow.
So I'll show you that ki what is this, what is exactly plane Poiseuille flow. So this is the plane Poiseuille. Lubrication में काफी काम आता है इस type of flow. So this is your X, this is your Y, this is your Z. Actually, we'll take X, Y, Z from here. X, Y. Now, this जो width है ये, width, this is the width, and this is the depth. You can see that the gap between plates is very, very, very small. So width is very, very much large than 2x. Therefore, all the gradients with respect to Z can be neglected. मतलब Z के साथ वेरिएशन नहीं हो. Basically, we are making it as a 2D problem. Next is what is fully developed. अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं प्लेट्स को. If I draw a section over here, one here, another I take over here. So around this axis, we have a upper plate and a lower plate. Upper plate and lower plate are geometrically similar and they have similar kinetic conditions. Kinematic conditions means दोनों पर जो boundary पे दोनों की velocity zero है, दोनों fixed plates है. Like this. Okay. So what will happen is here velocity will be zero because of no slip condition. Here velocity will be zero. क्योंकि upper plate और lower plate की बाउंड्री कंडीशन सेम है, सेम फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो नीचे होगा वही ऊपर होगा. तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, धीरे धीरे वेलोसिटी ग्रो करेगी एंड इट विल बिकम कांस्टेंट. यहाँ पर भी उसी हाइट तक वेलोसिटी ग्रो करेगी, फिर देन इट विल बिकम कांस्टेंट. मतलब अभी इफेक्ट जो है आपका फ्लो प्लेट का वो सिर्फ यहीं तक फील होगा. कोर इज अनअफेक्टेड फ्रॉम, कोर इज अनअफेक्टेड फ्रॉम. बाद में क्या होगा, ये धीरे धीरे पेनिट्रेट होगा और अब ज्यादा डिस्टेंस तक फील होना चालू होगा. अब लेट्स से ये यहाँ तक फील होगा.
थोड़ा सा यहाँ तक वेरिएशन है, मतलब यहाँ तक इफेक्ट फील होता है और यहाँ आप पहुंचते हैं। तो धीरे 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 फ्लो इस प्लेट का इफेक्ट, विस्कस इफेक्ट, because the disturbance caused by this plate will reach the center. And once it is reached, मतलब ये वो लाइन है इसको हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं। ये मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, नेक्स्ट चैप्टर बाउंड्री लेयर ही है हमारा। कि इसके ऊपर इफेक्ट फील नहीं हो रहा है, इसके नीचे इफेक्ट फील हो रहा है। दिस, इसके पीछे वाला जो पार्ट है आपका, इसे डेवलपिंग रीजन कहते हैं, डेवलपिंग। एंड दिस इज नोन एज फुली डेवलप्ड। इसके बाद क्या होगा, एंटायर फ्लूइड विल नो, मतलब पूरा सारे फ्लूइड को पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऊपर प्लेट है। And since this is 2h, as I told you earlier, this is x, this is y. So del x, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, u वेलोसिटी इक्वल टू इन फुली डेवलप्ड। तो फुली डेवलप्ड फ्लो में x डायरेक्शन की वेलोसिटी x के साथ चेंज नहीं है। तो u जो होगा वो एक्चुअली में फंक्शन होगा x, y, z और टाइम का, बट x के साथ जीरो हो जाएगा क्योंकि फुली डेवलप्ड फ्लो। y के साथ वेरी करेगा, z के साथ नहीं करेगा क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री यहाँ पे बहुत बड़ी है। टाइम के साथ भी नहीं करेगा क्योंकि स्टडी स्टेट है। मतलब velocity is a function of y only and that is what we have to do। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, थोड़े से और assumption लेना पड़ेंगे हमको भी नॉन लीनियर टर्म को जीरो करने के लिए। assumptions या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको देखना पड़ेगा। मैं कंटिन्यूटी अप्लाई करता हूँ, टू डायमेंशन इनकॉम्प्रेसिबल। del u by del x प्लस del v by del y इक्वल टू 0। अगर del u by del x जीरो है तो del v by del y भी जीरो होगा। दिस इज फुली डेवलप्ड फ्लो। अब del v by del y जीरो है मतलब v is not a function of y। v is y direction velocity, y direction velocity does not depend on y, मतलब y direction की velocity y direction में constant है, like this। अब ये वाली जो velocity है बाउंड्री पर ये जीरो होगी कि fluid cannot penetrate inside। तो अगर यहाँ पे जीरो है तो ये सब भी जीरो होंगी क्योंकि y पे अगर एक लोकेशन पे मुझे पता है वेलोसिटी तो हर लोकेशन पे पता है, तो बेसिकली v जो होगा आपका वो जीरो होगा बिकॉज ऑफ नो पेनिट्रेशन बाउंड्री कंडीशन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को रिकॉल करता हूँ और जो अजम्पशंस मैंने लिए हैं उसे मैं पुट कर देता हूँ। लास्ट अजम्पशन और एक हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि ग्रेविटी इज द ओनली बॉडी
Gravity is the only body force and it is acting in y direction. मतलब Vy होगा आपका माइनस जीरो, Vx जीरो, Vy Vz। तो भाई यहाँ देखिए आप कैसे टर्म जीरो होती है। ये स्टडी स्टेट के कारण जीरो हो जाएगी, ये फुली डेवलप्ड फ्लो के कारण जीरो हो जाएगी, v खुद ही जीरो है, नो पेनिट्रेशन बाउंड्री कंडीशन, और z के साथ वेरिएशन सारे जीरो। बॉडी फोर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। du by dx जीरो है तो del टू u by del x स्क्वायर भी जीरो होगा। u एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना है तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, z के साथ वेरिएशन नहीं। यहाँ तो हर जगह v है, v खुद ही जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ये आ जाएगा माइनस रो जी, ठीक है। इस टर्म विल एग्जिस्ट, और ये टर्म पूरी की पूरी जीरो, और ये तो 2D प्रॉब्लम है तो ये टर्म वैसे ही जीरो। So this is how we have reduced Navier-Stokes equation into a simple two equations which are soluble. So we will get the exact solution of that. So we get minus del P upon del X plus mu del 2 U upon del Y square equal to 0, and minus del P upon del Y equal to rho. These are the two equations. This is X momentum equation. This is Y momentum. Basically, Navier-Stokes equation is the momentum conservation equation. चलिए तो दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। टेक अ 1 or 2 minutes break, then we'll start.
चलिए, so let's integrate these two equations and get the velocity as a function of y. अगर हम यहाँ पर देखते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट करें. प्रेशर विल बी इक्वल टू रो जी वाई प्लस अ फंक्शन ऑफ एक्स. पार्शियल डिफरेंशियल है तो x will act as a constant. This is what is the value of pressure. और अगर मैं इसे ऊपर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो माइनस, because these are the same pressures, minus rho g y plus f of x प्लस म्यू. एफ ऑफ एक्स को मैं प्रेशर लिख देता हूँ, प्रेशर ही होगा, म्यू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर. अच्छा, अब वेलोसिटी सिर्फ y का ही फंक्शन है तो उसको मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख सकता हूँ. तो ये टर्म सिर्फ y का फंक्शन है तो जीरो हो जाएगी और यहाँ पे माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा प्लस म्यू डी टू यू अपॉन डी वाई. हमें इसे दो बार इंटीग्रेट करना होगा तो dp अपॉन dx is equals to mu del to u upon. Now this side is a function of x only. ये देखिए ना, ये सिर्फ p of x था तो it is a function of x only. And this guy is function, this u is function of y only. Function of x only is equal to function of y only. मतलब x की कोई चीज y में बराबर है तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों इंडिविजुअली कांस्टेंट हो. तो these are individually constant. So let's integrate them. तो dp अपॉन इसको 1 अपॉन म्यू लिख सकते हो आप चाहो तो 1 अपॉन म्यू dp अपॉन dx प्लस c1 एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो dp अपॉन dx वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 बाय प्लस c2 इक्वल टू u. बाउंड्री कंडीशन लगाना होगी. हम जानते हैं कि y इक्वल टू h पर वेलोसिटी जीरो. और हम ये भी जानते हैं जो सेंटर है उस पे सबसे लेट इफेक्ट फील होगा, तो सबसे दूर इफेक्ट फील होगा. सेंटर इज द farthest away point from here, so it will have the minimum disturbance effect on this. That's why it will have a largest velocity and center पे अगर velocity maximum है तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू जीरो del u अपॉन del y. ये तो इमीडिएटली मुझे c1 इक्वल टू जीरो. अगर मैं बात करता हूँ c1 जीरो की तो c1 जीरो हो जाएगा मेरा. और y इक्वल टू h अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो 1 अपॉन dp अपॉन dx स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस c2 is equals to velocity at h y इक्वल टू h. c2 आ जाएगा माइनस 1 अपॉन dp अपॉन dx h स्क्वायर. So we'll get u as a function of y as 1 upon mu dp upon dx
y square by 2 minus 1 upon mu dp upon dx h square by. So the final variation for the formula will be u as a function of y 1 upon 2 mu dp upon dx y square minus. ये आपको याद है। अब इसके साथ आप प्रॉब्लम का फिजिक्स भी समझ जाओगे। देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली जो टर्म है, यहाँ पर y जो होगा हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू h होगा। मतलब दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं सॉरी, y हमेशा छोटा होगा। आई एम सॉरी, y छोटा होगा h से। h इज द लार्जेस्ट y, y मैक्स इज h, तो y की मैक्सिमम वैल्यू h है, तो y इज ऑलवेज लेस देन h। ये टर्म हमेशा नेगेटिव है। अब ये टर्म नेगेटिव है, 1/2 म्यू पॉजिटिव है, हम चाहते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहे। क्यों? अदरवाइज देयर विल बी बैकफ्लो। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? इससे नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पर अब क्या हो रहा है, dp अपॉन dx नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? dp अपॉन dx नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है। ये फोर्स हो जाए प्रेशर। इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकाल के यहाँ लिखूं, जस्ट एनालिसिस कर रहा हूं, तो आएगा सिंपली पीछे की तरफ, सॉरी ये ज्यादा है ना, तो आगे। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर फोर्स। और यहाँ पे लगेंगे विस्कस फोर्स, और ये विस्कस फोर्सेस और शियर फोर्सेस, प्रेशर फोर्सेस बराबर होंगे। अब ये दोनों अगर बराबर होंगे तब जाकर रिजल्टेंट फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो होगा। तो ये अपोज कर रहा है, ये मोशन को फेवर कर रहा है। क्यों फेवर कर रहा है मोशन को? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन। दैट इज लॉजिक। चूंकि ये मोशन को फेवर कर रहा है, कौन फेवर कर रहा है? प्रेशर। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ प्रेशर ड्रिवन फ्लो। और इस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए आपको पंप लगाना पड़ेगा। इसको अगर आप दूसरी तरीके से समझें, तो लेट्स से यू हैव 100 मीटर ऑफ प्रेशर हेड ओवर हियर, तो यहाँ पर आते आते 80 मीटर ऑफ प्रेशर हेड हो जाएगा। तो 20 मीटर कौन खा गया? 20 मीटर ये खा गया। अब अगर आप वापस से प्रेशर नहीं बढ़ाओगे 100 मीटर, तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा और आपका प्रेशर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और फ्लो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हमें पंप लगेगा, ताकि जो डिक्रीज हो रहा है प्रेशर,
pump is required to compensate for decrease in pressure because of decrease in pressure in overcoming viscous resistance. इस इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से भी लेकर आ सकते थे। यहाँ पे प्रेशर P मान लिया आपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है, P इंटू डेल्टा y इंटू 1, यहाँ पर आप ले लीजिए P प्लस डेल P अपॉन डेल x इंटू डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा। है ना, ये बाद में नेगेटिव आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है आपका पीछे की तरफ, वेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन, टाउ इंटू एरिया। एरिया क्या होगा इसका? डेल्टा एक्स इंटू इट, एंड टाउ इज नथिंग बट न्यू डी यू बाई डी। आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? पी डेल्टा वाई, एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, बॉडी फोर्स 0, पी डेल्टा वाई माइनस पी माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई माइनस म्यू डी यू अपॉन डी वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का टर्म तो 0 हो ही गया था, आपने देखा था, 0। दिस विल गो विद दिस, ठीक है। डेल्टा एक्स से चला जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू न्यू डी यू अपॉन डी। तो ये बेसिकली डेल्टा वाई को आप डी वाई लिख सकते हो, सॉरी डेल्टा वाई जब इंटीग्रेट होगा, आई थिंक दिस इज द सेम कंडीशन वन अपॉन न्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी यू अपॉन। तो दिस इज अनदर वे ऑफ डिराइविंग, बट यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया है, इसलिए हमें नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को सॉल्व करके एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी इक्वेशन से वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे निकालनी है वो सिखाऊंगा, और पंप की पावर कैसे निकालनी है हम लोग वो देखेंगे। अभी के लिए मैं आपके नोट्स अपलोड कर देता हूँ, तो प्लीज शेयर योर नोट्स। टुडे इज 29 सितंबर, 29 सितंबर 2020, लेक्चर 29 सितंबर 2020।
Links are being uploaded. कोई डाउट है आप लोगों को? इवन प्रेजेंट फिजिकली?